सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज खासी मुस्बत पेशरफ देखने में आई है। मार्केट के आगाज़ से हमने 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा होते देखा। एक बार फिर इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट से मज़ीद अच्छी खबरें भी सामने आएंगी। लेकिन कुछ अच्छी खबरों की तवक्को कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी है, जहाँ एक बहुत ही अहम तरीन केस इस वक्त ज़ेर समात भी है, जिसकी मुसलसल हेयरिंग्स हो रही हैं। और वो मामला है टेलीनॉर के पाकिस्तान से एग्जिट का और पीटीसीएल के उसको खरीदने का। अब पीटीसीएल एक बड़ा कर्ज देकर इस वक्त टेलीनॉर खरीदने जा रहा है और अब मामला इसलिए बहुत अहम है चूंकि टेलीनॉर ने बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में कर रखी थी। अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी अगर पाकिस्तान से वापस जाती है तो ये कोई अच्छी मिसाल इस वक्त एक ऐसे मौके पर सामने नहीं आएगी पाकिस्तान में, जब पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत जा रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा सके। यहाँ पर एनवायरनमेंट बेहतर होने जा रहा है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पर इस वक्त बड़े भरपूर तरीके से फोकस है गवर्नमेंट का कि आने वाले दिनों में इसको बेहतर किया जा सके। लेकिन फिर इस पूरी सूरत हाल में जब ये टेलीनॉर पाकिस्तान से जाता है तो आलमी मार्केट में एक बड़ा मनफी इमेज पाकिस्तान का उभरेगा। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इफ्तिखार साहब कंसल्टेंट हैं, टेलीकॉम टास्क फोर्स के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हमारे साथ मौजूद हैं। परवेज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि जो डील इस वक्त होने जा रही है पीटीसीएल और टेलीनॉर की, कंपटीशन कमीशन में भी इस वक्त ये ज़ेर समात है, इससे कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है? क्या इम्कान आपको नजर आ रहे हैं? इस डील में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है। ये पीटीसीएल और यूफोन मिलके टेलीनॉर के ऑपरेशंस को ख़रीद रहे हैं, क्योंकि टेलीनॉर पाकिस्तान से एग्ज़िट कर रहा है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका स्पेक्ट्रम, उसके बाकी चीज़ें जो हैं वो पीटीसीएल और टेलीनॉर के साथ जम हो जाएंगी। इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आ रही। ये इन्वेस्टमेंट बल्कि पीटीसीएल यूफोन कुछ टेलीनॉर को दे रहे हैं जो एक मुल्क से जा रहा है खरीदने के लिए उस नेटवर्क को। ठीक है, तो ये बताएगा परवेज साहब कि अगर ये कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आ रही तो आखिर पीटीसीएल की ऐसी क्या मजबूरी है कि 400 मिलियन डॉलर का कर्ज भी लेकर वो खरीदने को तैयार है, फिर 500 मिलियन डॉलर का मजीद कर्ज लेगा? तो ये ऐसी क्या आखिर मजबूरी है कि टेलीनॉर हर पीटीसीएल हाल में नहीं है? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, मैं समझता हूँ पीटीसीएल को, कि एक ऑपरेटर जो कि मुल्क में काफ़ी इस्टेब्लिश था वो छोड़ के जा रहा है। और क्योंकि वो डेस्परेट है, कुछ लगता ऐसे है कि वो डेस्परेट है यहाँ से जाने के लिए, तो इसलिए एक अच्छी कीमत पे उसको वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो उसका स्पेक्ट्रम जो उसने ख़रीदा हुआ है वो, और उसका जो बाकी स्टाफ, ट्रेन्ड पीपल, मैन पावर वगैरह, ये वो सब कुछ उसको एक अच्छे दामों मिल रही है। तो उसका यानी वो जो यूफोन का जो नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क, वो ग्रो करेगा, वो करीबन दुगना हो जाएगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा शायद साइज़ में, और मार्केट शेयर उनका बढ़ जाएगा और उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। और इससे उनको गालिबन ये उम्मीद है, और मेरा ख्याल है सही है किसी हद तक, कि वो आइंदा सालों में ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे with the help of this additional infrastructure and spectrum and manpower etc. तो ये मजबूरी तो कोई नहीं इसमें, लेकिन एक अच्छा बिजनेस डिसीजन डेफिनेटली है, स्पेशली ऐसी सूरत में जबकि टेलीनॉर कोई अपना जो सिस्टम छोड़ के जा रहा है, जो ये प्रोक्योर कर रहे हैं, वो कोई इतना महंगा नहीं बेच रहा अपनी डेस्परेशन में। ठीक है, तो ये बताएगा परवेज साहब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फिर इसमें क्या किरदार होगा? इत्तसलात जो कि 26% का शेयर होल्डर है पीटीसीएल का, अगर वो इसमें अपने शेयर के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा तो कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे पूछ सकता है कि आप भी आएँ और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। कितना मौसर किरदार इस वक्त सीसीपी इसमें अदा कर सकता है? आप क्या समझते हैं इस बारे में, करना चाहिए? ये कंपटीशन कमीशन का इसमें कोई, मेरा ख्याल है जहाँ तक ये बात के इत्तसलात इसमें कुछ डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, इससे कंपटीशन कमीशन का ताल्लुक नहीं है। ये तो पीटीसीएल एक कंपनी है जिसमें इत्तसलात के भी शेयर होल्डर हैं, उसमें आम स्टॉक होल्डर्स की भी शेयर होल्डर हैं स्टॉक एक्सचेंज की वजह से,
और गवर्नमेंट के भी इसमें शेयर हैं, तो वो सब मिलके जो एक कंपनी बनती है, वो कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। अब जहाँ तक कंपटीशन कमीशन का है, कंपटीशन कमीशन को और बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी गालिबन, कि उनके जाने की वजह से कंपटीशन पे, मुल्क में जो टेलीकम्युनिकेशंस में कंपटीशन है उस पर क्या असर होगा, ये तो उनका काम है देखना। ये न सिर्फ वो बल्कि और भी रेगुलेटर्स हैं जो कि अपनी अपनी तरफ से इसके असरात का जायज़ा लेंगे और अपना ओपिनियन देंगे। जैसे पीटीए रेगुलेटर है, सेक्टर रेगुलेटर पीटीए है, वो फिर स्टैंडर्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटर है, बैंकिंग की तरफ से रेगुलेटर है, वो भी देखेगा इसको, और सीसीपी। तो ये जितने रेगुलेटर्स हैं ये उसको क्लियरेंस देंगे तो ही ये ट्रांजैक्शन हो सकेगी, उसके बगैर नहीं। लेकिन क्या ये उसमें इत्तिसालात बतौर शेयर होल्डर अलग से कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है या नहीं, ये इस बात का गालिबन इनसे कोई ताल्लुक नहीं है कंपटीशन वगैरह से। तो परवेज साहब ये बताएगा कि अगर ये डील मुकम्मल हो जाती है तो फिर टेलीकॉम सेक्टर में ख़ासतौर पर सर्विसेज की क्वालिटी कितनी मुतासिर हो सकती है, टैरिफ रेट कितना ऊपर जा सकता है या उसमें कितना फ़र्क आ सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, सारे बड़े प्लेयर्स एक ही छतरी तले जमा हो जाएंगे, कंपटीशन नाम की तो चीज़ ही नहीं रह जाएगी फिर मार्केट में। फिर ये टैरिफ रेट को कैसे मैनेज किया जाए? ये एक ख़तरा डेफिनेटली, रिस्क डेफिनेटली है कि 4 ऑपरेटर से अब 3 ऑपरेटर हो जाएंगे। तो कंपटीशन बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कम हो जाएगा। और जो ख़तरा है जिसको मैं कह रहा हूँ वो ये है कि आइंदा सालों में या आइंदा महीनों में, आइंदा वक्त में ये ना हो कि एक और चला जाए और 2 रह जाए, तो वो पे एक डुओपोली बन जाती है। और डुओपोली जो होती है नेचुरली वो फिर मार्केट के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है, उसमें टैरिफ्स वगैरह बढ़ने का इम्कान है, जो कि इस वक्त बड़े मुनासिब है। इस वक्त तो पाकिस्तान के टैरिफ जो है वो दुनिया में सबसे लोएस्ट समझे जाते हैं। तो कंपटीशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। फौरी तौर पे कोई असर शायद नहीं होगा इसका, लेकिन लॉन्ग टर्म में हो सकता है, लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में। तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आज से 2-4 साल पहले वारिद चला गया था, अब टेलीनॉर जा रहा है, तो अगर इस तरह ही चलता रहा, एक और चला गया, तो फिर काम ख़राब होगा। 3 ऑपरेटर्स इस हमारे जैसे मुल्क में होना, दैट इज़ द मिनिमम, मैं समझता हूँ, मेरी राय है ये, कि 3 ऑपरेटर तो होने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए। ये हम 3 पे अब पहुँच रहे हैं, आई होप कि इससे बुरा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इससे बुरा हुआ तो फिर वाकई ये कंपटीशन के लिए वो एक ख़तरे की घंटी होगी। ठीक है। तो परवेज साहब, जिस तरह पीटीसीएल इसको कर्ज लेकर भी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि टेलीनॉर के प्रॉफिट्स तो शायद बहुत ज़्यादा अरबों में थे। अब जब इतने ज़्यादा प्रॉफिट्स थे तो फिर बुनियादी क्या वजूहत आपकी समझ आती हैं कि इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान छोड़कर जा रही है? आखिर ऐसे क्या हालात पैदा होगा, ऐसी क्या वजह बनी? जी नहीं, टेलीनॉर तो ये क्लेम नहीं करता कि उसके प्रॉफिट बना रहा था। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था ये, और ना ही मेरा ख्याल है कि यूफोन और पीटीसीएल का डिसीजन इस पे बेस्ड है कि वो प्रॉफिट बना रहा था। इनका डिसीजन इस बेस पे है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया इनके हाथ आ रहा है, जिसकी वजह से ये अपना नेटवर्क जो है और अपना सब्सक्राइबर बेस जो है और अपना जो स्पेक्ट्रम आपको पता है कि जो टेलीनॉर ने ख़रीदा वो 15 साल के लिए ख़रीदते हैं। तो उसमें से किसी में चंद साल गुजर गए हैं, किसी में ज़्यादा साल गुजर गए, तो स्पेक्ट्रम के डिफरेंट हिस्से हैं। तो ये सब चीज़ें उनको एक अच्छे दामों मिल रही हैं पीटीसीएल को। तो प्रॉफिट बना रहा होता तो मेरा ख्याल है वो ना जाता। अगर अच्छा प्रॉफिट बना रहा होता तो कौन है इन्वेस्टर जो कि छोड़ के चला जाता है ऐसे अच्छे प्रॉफिट को। लेकिन बहरहाल पीटीसीएल का डिसीजन ख़रीदने का मेरा ख्याल है इस बेस पे नहीं था। मैं तो खैर अंदरूनी बातें नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस बेस पे नहीं था कि प्रॉफिट ज़्यादा बना रहा है तो उसको ले लो। अलबत्ता हाँ, ये उनकी उम्मीद है कि जब वो एक बड़ा नेटवर्क बन जाएंगे तो फिर वो उनके प्रॉफिट बनाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। जब आपको पता है बड़ा नेटवर्क होता है तो उसमें सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं, इंटरनल ट्रैफिक बहुत होती है उसमें। अभी यूफोन एक छोटा सा ऑपरेटर है, उसकी इंटरनल ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर है। ना होने के बराबर तो नहीं कहना चाहिए, बहुत कम है। तो उसकी ज़्यादा ट्रैफिक बाहर जाती है जैज़ को, बाहर जाती है जोंग को, तो वो फिर वो इतनी प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो इंटरनल ट्रैफिक जो है वो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो अगर
सब्सक्राइबर उनके दुगने हो जाएंगे तो उनकी इंटरनल ट्रैफिक बढ़ जाएगी। सही। एक वन ऑफ द इश्यूज है, एक सब, दिस इज नॉट ऑल, लेकिन बहरहाल वो उनको उम्मीद ये है जिसकी वजह से उन्होंने लिया है कि उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था। अगर वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा होता तो मेरे ख्याल में वो छोड़ के ना जाता। सही। तो परवेज साहब, इसकी टाइमिंग इस वक्त कितनी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से? अगर हम देखें, हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त कई ममालिक में जा रही है और उनको कन्विंस कर रही है कि आप आएँ पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, एक ऐसे वक्त में जब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी आपके मुल्क को छोड़कर जा रही है, तो ये पहले इंटरनल इशूज़ को रिजॉल्व करने की ज़रूरत है हमारी हुकूमत को, या जो बैरूनी दौरे इस वक्त हो रहे हैं सरमायाकारी के लिए वो ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं? ज़रा इस पर भी एक, चूँकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये दोनों में से ज़्यादा अहमियत किस चीज़ की होनी चाहिए, टाइमिंग कितनी? ये बात बहुत आपने अच्छी कही कि अगर आपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट लानी है या लाने की कोशिश कर रहे हैं या लाने की ख्वाहिश है, तो फिर आपको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के साथ ऐसा कोई अरेंजमेंट करना चाहिए कि वो इतने इस तरह की डेस्परेशन ना शो करें कि वो छोड़ के जाने के उसमें हो जाए। क्योंकि जो इन्वेस्टर नया आता है वो पहले ये देखता है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का क्या हाल है। तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बहुत सी शिकायत हैं, उनके बहुत से मसले मसाइल हैं, हुकूमत के इल्म में हैं, उन पर बात भी होती रहती है। टैक्सेशन का मसला है, स्पेक्ट्रम का मसला है, राइट ऑफ वे का इशू है, और उनके बहुत से मसले मसाइल हैं। टैक्सेशन ना सिर्फ ज़्यादा है बल्कि अनप्रडिक्टेबल है, डिमांड की वो ग्रोथ नहीं हो रही, गवर्नमेंट खुद कोई इन्वेस्ट नहीं करती टेलीकम्युनिकेशंस में या टेलीकम्युनिकेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में या टेलीकम्युनिकेशंस की डिमांड क्रिएशन में। तो ये सब मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स इस वक्त को इतने खुश नज़र नहीं आते। तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि अगर आप नई इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं तो आप पुराने इन्वेस्टर्स को के लिए वो एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करें, वो फैसिलिटेशन पैदा करें जिसकी वजह से वो इन्वेस्ट करें या वो भाग के ना जाए, मुल्क से छोड़ के ना जाए। तो इवन जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है इस वक्त ये ज़्यादा कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे नेटवर्क में, बल्कि एक तो छोड़ के जा रहा है, जो नहीं छोड़ के जा रहा है वो भी कोई इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क अदर दैन द बिग सिटीज़ को इतना अच्छी हालत में नहीं है। हमारी स्पीड 4G की या उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जी। तो उनको भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हुकूमत की तरफ से कुछ फैसिलिटेशन, कुछ एनेबलिंग, कुछ मदद उनको चाहिए होती है, जो कि गालिबन उनके नज़र में वो नहीं मिल रही, जिसकी वजह से नई इन्वेस्टमेंट जो है वो आना मुश्किल हुआ है इस वक्त। पुराने इन्वेस्टर्स की तरफ से नई इन्वेस्टमेंट भी और नए इन्वेस्टर की भी नई इन्वेस्टमेंट भी। ठीक है। परवेज इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद थे, कंसल्टेंट टेलीकॉम टास्क फोर्स के, और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस पूरी डील पर दे रहे थे कि किस तरह से आगे कंपटीशन कम से कम होता जाएगा और किसी तौर पर भी ये हमारे मुल्क के लिए और फिर टेलीकॉम सेक्टर के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब अच्छी खबरें कुछ इंटरनेट की जो रफ्तार सुस्त है उस हवाले से भी सामने नहीं आ रही हैं, चूँकि ये रफ्तार सुस्त से सुस्त होती जा रही है और इसकी वजह से फिर एक ऐसा सेक्टर IT सेक्टर जिस पर आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी और इसको बढ़ाने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वो इस वक्त शदीद मुतासर इससे हो सकती है। पूरा का पूरा IT सेक्टर, पूरी IT इंडस्ट्री इस वक्त परेशान है और मुख्तलिफ बयानात हुकूमत की तरफ से भी आ रहे हैं, वो कितने काबिल कबूल हैं IT एक्सपर्ट्स के लिए और इस फील्ड के रेलेवेंट लोगों के लिए, ज़रा इस पर हम बात करेंगे। अली एहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा के। बहुत शुक्रिया अली एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये इंटरनेट सुस्त होने की वजह बताया जा रहा है कि VPN पर चूँकि लोगों का बहुत ज़्यादा इन्हिसार है, लोग बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब मिनिस्टर शिजा फातिमा साहिबा ये कह रही हैं कि इस वजह से ये इंटरनेट सुस्त हो रहा है। ये एज एक्सपर्ट आपके लिए उनकी ये बात, उनका ये बयान काबिल कबूल है? नहीं जी, जो IT के माहिरीन है उनका तो यही ख्याल है कि ये बयान आधा जरूर सही होगा, कि जो उन्होंने पूरा बयान था कि VPNs की वजह से CDNs बाईपास हो रहे हैं और उसकी वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है। इसमें CDNs वाली बात यकीनन सही है, मैं अभी वजाहत भी करता हूँ, मगर ये कहना कि VPNs की इस्तेमाल की वजह से मुल्क का इंटरनेट स्लो हो रहा है, मेरे ख्याल में टेक्निकल तौर पे सही स्टेटमेंट नहीं है। यकीनन बहुत ज्यादा VPNs के इस्तेमाल की वजह से 5-10% शायद इंटरनेट स्लो जरूर हो सकता होगा, मगर वो भी सिर्फ अगर आधा मुल्क VPN इस्तेमाल कर रहा हो, जो हमें नहीं लगता कि आधा मुल्क कर रहा है। जो वजाहत में कह रहा था कि हमें ये लगता है कि जो CDNs हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क जिनको कहते हैं, लोकल कैबिनेट के कंटेंट मीडिया के, वो पक्के बाईपास हो रहे हैं
जिसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो रहा है, और हमारे ख्याल में वो इसीलिए बाईपास हो रहे हैं क्योंकि फायरवॉल का सिस्टम उनके साथ। ठीक है अली साहब, जब हम देखते हैं दुनिया के दूसरे ममालिक में तो इंटरनेट की स्पीड बड़ी तेज़ होती है, 5G के साथ दीगर टेक्नोलॉजी वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अभी तक 4G पर ही काम कर रहे हैं और उसकी भी रफ्तार हम देख रहे हैं कि सुस्त होती जा रही है। तो ये इस सूरत हाल में फ्रीलांसर्स का और इस इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए, यकीनन दुनिया में इस वक्त इंटरनेट 5G 6G टेक्नोलॉजीज की तरफ जा रहा है, और अगर हम याद रखें तो 2-3 महीने पहले भी पाकिस्तान का इंटरनेट बिल्कुल सही चल रहा था, बेहतरीन शायद नहीं मगर काबिल मुनासिब। तो अब ये इस वक्त जो डिस्ट्रप्शन आई है, ये हमारी टेक्नोलॉजी पुरानी होने की वजह से नहीं है, एक बीच में फिल्टरिंग सिस्टम लगाने की वजह से है, जिसमें पाकिस्तान की मईशत इफेक्ट हो रही है, आईटी कंपनीज के नुकसान हो रहे हैं, फ्रीलांसर की रोजी रोटी पे लात पड़ रही है। हमें समझ नहीं आ रहा कि इस तरह की बिजनेस एनवायरनमेंट में इधर और फ्रीलांसर्स इधर से काम कैसे करेंगे अगर इस तरह जिस तरह मामला चल रहे हैं चलते रहें। और अली हसन साहब, जिस तरह ये ज़ाहिर है इंटरनेट की मॉनिटरिंग के लिए हुकूमत की जानिब से फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, क्या यही वजह है कि ये इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है? हुकूमत तो इसको नहीं मानने को तैयार, लेकिन अब ये रीजंस क्या हो सकते हैं? क्या इसी फायरवॉल की वजह से ये सारा का सारा मामला क्रिएट हुआ है? जी, इस वक्त लगता तो नहीं है, कुछ और वजह है। हमारे साथ इतनी वाज़ेह तरीके से किसी ने तफसील में बताया नहीं है, और एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि अगर तो हमें पता हो आईटी माहिरीन के तौर पे कि क्या इंस्टॉल हुआ है, उसके क्या मसले आ रहे हैं, वो मसले हल हो सकते हैं कि नहीं, हम खुद भी मदद कर सकते हैं उन मसलों को हल करने में। अभी के लिए यकीनन ये फायरवॉल की वजह से ही है। मैं ये भी बताता चलूं कि फायरवॉल शायद पाकिस्तान में पिछले 10 साल से लगे हुए हैं। लोकल वेंडर्स ने ही, पाकिस्तानी कंपनियों ने इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स इनको इंस्टॉल करके दिए। तो सिर्फ ये मसला भी नहीं है कि अगर फायरवॉल इंस्टॉल हो, जिस तरह ये कहते हैं कि और ममालिक में भी हैं, फायरवॉल के इंस्टॉल होने की वजह से इंटरनेट आहिस्ता नहीं होता। फायरवॉल के गलत रोल आउट, गलत तरीके से इंस्टॉल होने की वजह से मसले आ रहे हैं। क्योंकि जिन भी हम ममालिक की एग्जांपल लेते हैं, चाहे वो चीन हो जाए, चाहे वो तो उन कंट्रीज में फायरवॉल के बावजूद इंटरनेट तेज रफ्तारी से चलता है। ठीक है, अब अली साहब चलें एक लम्हे को हम हुकूमत की बात तस्लीम कर लेते हैं कि चलें फायरवॉल की वजह से नहीं हो रहा, तो अगर बिलफर्ज इस बात को मान लिया जाए तो फिर क्या वजूहात हो सकती हैं इंटरनेट की सुस्त रवि की? चूँकि ये कोई 1.5 महीना हो चुका है और किसी एक इलाके का तो ये मसला नहीं है, किसी एक शहर का मसला नहीं है, मुल्क के हर कोने से शिकायत मौसूल हो रही है, तो क्या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है आपकी नज़र में? जी, फायरवॉल सिस्टम बेसिकली 5-6 टेक्नोलॉजीज का मजमुआ नाम है, जिसमें हर 2-3 साल बाद कोई एक नई टेक्नोलॉजी का इजाफा भी होता जाता है। इसमें वेब फिल्टरिंग सिस्टम्स भी हैं, कंटेंट फिल्टरिंग सिस्टम्स भी हैं, आईपी ट्रैकिंग सिस्टम्स भी हैं, डीप पैकेट इंस्पेक्शन सिस्टम्स भी हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन को लाइव ट्रैफिक मॉनिटरिंग के एनालिसिस, वो एक फुली राउंडेड सोल्यूशन है। सर्टेनली इसका एक गोल कौमी इंस्टीट्यूशंस और प्रोडक्ट्स और हमारे टेक्नोलॉजी जो हमारी कस्टमर फेसिंग है, गवर्नमेंट के पोर्टल्स हो गए, उनको प्रोटेक्ट करना है, और उस लिहाज से तो बिल्कुल इसका रोल आउट फेयर है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, 10 साल से शायद पाकिस्तान में कोई सिस्टम्स इंस्टॉल्ड हैं डिजिटल टेररिज्म और साइबर अटैक्स को टॉर्च करने के लिए, और आपको पता भी होगा कि पिछले 6 महीनों में गवर्नमेंट की काफ़ी वेबसाइट्स और पोर्टल्स पे साइबर अटैक्स और हैकिंग हुई भी है। मगर सर्टेनली ये सर्वेलेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं, सर्टेनली ये यूजर ट्रैकिंग और पब्लिक डिसेंट को क्रश करने के लिए भी यूज किए जाते हैं। मेरे ख्याल में ये भी देखना जरूरी है कि जब एक ऐसा सिस्टम रोल आउट हो और उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही ना हो, तो गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट को कैसे पता लगेगा कि जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत भी देती है कि नहीं। हर चीज यकीनन कानून के मुताबिक तो होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में इस पे एक ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर कि जी क्या सिस्टम्स इंस्टॉल हुए हैं, क्या वो लीगल पैरामीटर्स के विदिन हैं, क्या उनकी वजह से हमारा इंटरनेशनल बिजनेस तो नहीं लूज होगा, ये सारी कॉन्वर्सेशन बड़ी जरूरी है। क्योंकि अगर ये गुफ्तगू नहीं होगी तो हमारी पूरी मईशत पे 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अगर अंदाजा लगाना चाहें, तकरीबन इतने का ही तो हमने IMF का एड पैकेज कंफर्म किया है, उसकी वजह से कौम पे इतना बोझ ज्यादा है।
तो अली साहब, ये कुछ एक्सपर्ट ज़ाहिर ये भी कह रहे हैं कि इस फायरवॉल के इंस्टॉल होने के बाद गवर्नमेंट का मकसद ये है कि वो जो कुछ भी सोशल मीडिया पर एक्टिविटी हो रही है उस पर नज़र रख सके। आपकी नज़र में क्या प्रैक्टिकली ऐसा मुमकिन है? इसमें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहती है? ठीक है जी। सो देखिए, मैं एक आईटी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मेरी एसोसिएशन के तौर पे तो यही राय है कि जो हमारा बिजनेस हो रहा है उसके ऊपर कोई रुकावट ना पेश की जाए, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का नुकसान होगा मईशत का, और वो एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के लिए नंबर 1 नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट है। फिर अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जी ज्यादा ख्याल तो ये है कि बिल्कुल समझ आती है कि अगर आप बाहर से मुल्क को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर आपके ऊपर साइबर अटैक्स हो रहे हैं, डिजिटल टेररिज्म हो रहा है, आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मगर मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट में लोगों की तनकीद सुनने की गुंजाइश ही खत्म हो गई है, जबकि ये तो पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट में इख्तियार हासिल करने का एक खुसूसी पहलू है कि ये तो आपको जज्बा पैदा करना ही पड़ता है। मैं जब भी देखता हूं कि जी हम ट्विटर बंद कर देंगे क्योंकि हमारे खिलाफ बातें हो रही हैं, लोग तनकीद कर रहे हैं, लोग तनकीद तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुल्क में मसले हैं। आप में जिगरा होना चाहिए कि आप लोगों के मसलों को सुन सको। जब तक आप सुनोगे नहीं तो आप मसला हल कैसे करोगे? अगर आपके ट्विटर अकाउंट्स पे ऊपर, जो इस वक्त गवर्नमेंट वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल कर रही है, लोग आके आपको बुरा भला कह रहे हैं, तो एक तो ये भी सवाल अहम है पूछने के लिए कि क्या गवर्नमेंट का ट्विटर पे होना जरूरी है? क्या वो अपना काम नहीं कर सकते? गवर्नमेंट ट्विटर से उतर जाए, क्योंकि अगर ट्विटर पे उनके अकाउंट्स ना हो तो शायद हमें ट्विटर को बैन करने की भी जरूरत ना पड़े। तो अली साहब, ये बताइएगा कि अब ये प्लेटफॉर्म आपके पास हाजिर है, इसके थ्रू अगर आप हुकूमत तक कोई अपना पैगाम या कोई डिमांड्स आप पहुंचाना चाहते हैं, बुनियादी जो आप लोगों के इस वक्त मसाइल पिछले 1-1.5 माह में बढ़ चुके हैं, वो हैं क्या? उनका हल क्या है? बेसिक डिमांड्स अभी आपकी क्या है हुकूमत से? सर, आई थिंक बहुत जरूरी है कि जो भी सोल्यूशन इंस्टॉल किया गया है, अगर वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए इंस्टॉल किया गया है, तो कम से कम गवर्नमेंट, पीटीए, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को पता तो चले कि वो सिस्टम इंस्टॉल क्या किया गया है और उसमें क्या मसले आ रहे हैं, ताकि हम पाशा के साथ, आईटी एसोसिएशन के साथ मुशावरत करके उनको बता सकें कि जी अभी के लिए अगर आपका ये वाला सिस्टम जो मैंने बताया, फायरवॉल मल्टीपल टेक्नोलॉजीज पे चलती है, ये नहीं चल रहा, तो इसको 2 महीने बाद चला लेते हैं जब हमारे पास प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गई होगी। अभी के लिए इंटरनेट का जल्द चलना बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बहुत प्रेशर आ रहा है। मुझे डर इस बात का है कि जल्द इस मसले का अभी के लिए शॉर्ट टर्म में कोई हल आ गया तो शायद पाकिस्तान को उस तरह का नुकसान पहुंच जाए जो हम फिर सालों के तक भी रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली हसन साहब, सीनियर वाइस चेयरमैन पाशा हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ और अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और कराची वाले अभी बढ़ते हुए टैक्सेस से ही परेशान थे कि बिजली का एक और नया बोझ इस वक्त आ पड़ा है, और अब ये 5 रुपये 76 पैसे का जो अमाउंट है वो बिजली की एडजस्टमेंट की मद में, यानी जो माजी में इस्तेमाल की गई बिजली है उस पर इसका इतलाक़ होगा, और अब फिर ये मरहलावार कराची के लोगों से लिया जाएगा। और फिर इस वक्त ताजिर बरादरी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है, चूँकि बढ़ते हुए बिलों की वजह से न सिर्फ कारोबार करना मुश्किल हो चुका है, बल्कि अब जो टैक्सेस का नया बोझ आ पड़ा है उसके खिलाफ ताजरों का भी अब लाएमल सामने आ चुका है। मुख्तलिफ हड़तालें की जा रही हैं, एहतजाज की कॉल दी जा रही है, और अपना मौक़िफ़ इस वक्त हुकूमत तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें किस हद तक कामयाबी मिल सकी है ताजरों को, आगे का लाहेमल क्या होगा? हमने माजी के कुछ दिनों में बड़ी बड़ी कराची की मार्केट्स को घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए भी बंद होते देखा है। क्या यही इसका हल है या फिर कोई और तजवीज़ भी इस वक्त जो ताजरों की लीडरशिप है उसके पास मौजूद है? इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। अतीक मीर साहब, ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है कि टैक्सेस के बोझ से इस वक्त एक आम आदमी पिस रहा है, बिजली महंगी से महंगी होती जा रही है, ऐसे में कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया है, और इस वक्त क्या हालात हैं ताजरों के? देखिए, मुश्किल तो एक तरफ है, कारोबार तकरीबन बंदिश की तरफ है। शटर खुलते हैं लेकिन सारा दिन कोई खरीदार नहीं होता, और महंगाई है कि हर सेक्टर में, हर सतह पे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। घरेलू अखराजात, कारोबारी अखराजात, इसी तरह मुलाजमतों को रखना, मुलाजमों को रखना, जिनके पास ज्यादा मुलाजमीन हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। वो बेरोजगारी का भी एक भयानक एक सिलसिला शुरू हो चुका है। नए लोगों के लिए जॉब्स नहीं है,
तो मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक अंधी गूंगी और बहरी हुकूमत से पाला पड़ा है। 3 माह से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं और हम बजट के बाद से मतवज्जो कर रहे हैं हुकूमत को कि हमारी क्या हालत है, लेकिन ना तो बिजली की कीमतें उनमें तसलसल जो इजाफे का है ना तो वो रुका है, ना किसी किस्म की कोई रिलीफ के ये किसी तरीके से कारोबार बेहतर हो जाए वो हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम किया गया, ना ही बल्कि मुसलसल कुछ ना कुछ देखें गैस की कीमतें मजीद बढ़ा दी। इस तरह ये जो टैक्स हमसे मांगा जा रहा है ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पे, तो ये देखें हर दुकानदार से 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स के तौर पे, जो कि इन हालात में तो कतई तौर पर मुमकिन ही नहीं है। तो ये सारा बोझ जो हमें नजर आ रहा है। फिर उसके बाद देखें दालों पे, चीनी पे, खुश्क दूध पे, बच्चों के दूध पे ये जो टैक्स लगा दिया गया है, तो एक तरफ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया कि जहाँ दालें 500-600 रुपए किलो तक पहुंच रही हैं, फिर ये टैक्स लगेगा, ये मजीद उसमें इजाफा होगा। सब्जी भी इस तरह महंगी है। तो कोई ऐसा इक़दाम हुकूमत की तरफ से अब तक इस एहतजाज के ऐलान के बाद नहीं किया गया कि जिसमें हम ये समझें कि हुकूमत ने कोई फिक्र का या इसमें कुछ संजीदगी का इजहार किया हो। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, क्योंकि हम ये ना रुकने वाला सफर है, क्योंकि जहां हम रुक गए समझे हमने उस मौत को कबूल कर लिया जो मुआशी तौर पर भी है, और वैसे भी आप देखें बिजली के बिलों पे खुदकुशियां जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरह लोग परेशान है, अदायगी मुमकिन नहीं हो रही। सारा एक निज़ाम जिंदगी और निज़ाम कारोबार सही ये दरम बरम होके रह गया है। तो अतीक साहब, ये इतने एहतजाज अभी तक आप लोग कर चुके हैं, बात करने की हड़तालें भी आप कर चुके हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि हुकूमत की संजीदगी इस मामले में नहीं है, मामला किसी हल की तरफ नहीं जा रहा। अगर ये 2-4 माह और ऐसी खुदा न खास्ता गुजर जाते हैं तो ये सारा का सारा बोझ तो एक आम आदमी पर क्या मुंतकिल कर देंगे। इस वक्त ताजिर हजरात चूँकि जो टैक्सेस मुख्तलिफ चीज़ों पर लग रहे हैं वो भी एक आम सारिफ तक मुंतकिल हो जाएंगे। जो इनकम टैक्स की मद में अगर किसी ताजिर पर कोई टैक्स लग रहा है तो वो भी फिर वो चीज़ों की असखुद कीमतें बढ़ाकर उसका बोझ भी एक आम आदमी पर डाल देगा बहालत मजबूरी। देखिए, एक सोचने की बात है, दालों पे टैक्स है और दालें जब 600, 700, 800 रुपए किलो तक पहुंचने के जो खदशात पैदा हो गए, तो हम तो ताजिर हैं, हमने तो बेचना है, हमारा कारोबार है। हमें 800 रुपए किलो अगर कोई चीज मिलती है तो हम 900 रुपए बेच देंगे। लेकिन खरीदार ये सोचे, कम से कम सारिफ ये सोचे, अवाम को सोचना होगा कि अवाम क्या खरीद सकेगी, अवाम अपने बच्चों को 1,800 रुपए किलो की दाल खिला सकेगी, क्या ये निज़ाम जिंदगी आगे जा सकेगा। तो उसके बाद हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये लोग फिर ऐवानों का रुख करेंगे, ये लोग एहतजाज सड़कों पे आएंगे, अनारकी फैलेगी। आपके सामने हमारे जैसे जो दीगर ममालिक हैं, श्रीलंका की मिसाल है, आपने अभी बांग्लादेश में देखा कि उनका भूख का मसला तो नहीं था, लेकिन लोग इस एशियंस की एक मिजाज है कि जब ये सड़कों पे आते हैं तो फिर टूट फूट है, लूट मार है, फिर एक ही जतन होती है कि जो सामने है उसे जला दो, गिरा दो। तो अतीक साहब, इस सारे सिनेरियो में जो आपकी ट्रेड बॉडीज हैं, जो फेडरेशन से भी मुंसलिक हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं, जिनकी अप्रोच है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक, वो इस वक्त कहाँ मंजर से गायब है? देखिए, सब मंजर पे हैं, सब मंजर पे हैं, ट्रेड बॉडीज भी, और कोई छुपे हुए लोग नहीं है। हम लोग गारों के अंदर से बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई सामने बात करने वाला भी तो हो। हमें ऐसा लगता है कि हुकूमत का एक नाम है कि ये हुक्मरान है, लेकिन कहीं कोई फोकल पर्सन के जो बात करें, कहीं पर भी कोई फिक्र हुकूमत में हमने नहीं देखी। हम तो आज भी तैयार हैं कि हमारे मसाइल सुने जाएं, इसका अजाला किया जाए, लेकिन कोई सामने भी तो आए। साहब, अभी पिछले चंद दिनों की बात है, फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब खुद यहाँ आए, स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर अली परवेज साहब यहाँ पर आए और कराची के बड़े बड़े ताजरों से मुलाकात भी हुई। तो क्या असल मुद्दा, असल मामला उनके सामने रखा नहीं गया या कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया? मीटिंग्स तो इस सिलसिले में उन लोगों से चल रही हैं आपकी लीडरशिप की? देखिए, इस वक्त मिनिस्टर की हालत है, मिनिस्टर का ये हाल है कि वो सुनते हैं, उस पर गौर करने का वादा करते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं कि वो आमदन नशिस्तन बर्खास्तन, बस से ज्यादा नहीं है। अच्छा,
कहीं पर भी हमने देखा कि कोई फिक्र का इजहार किया गया, कुछ संजीदगी से बात की गई हो। सुनते हैं एक जस्ट फॉर एक जो फॉर्मेलिटी है। अदीब साहब, जब मिनिस्टर लेवल से, जब इस लेवल पर भी अगर लोगों के पास मसले का हल मौजूद नहीं है तो या फिर तो कोई विजन नहीं है हुकूमत का कि मुल्क को बेहतर किया जाए। ये सोच कर आए हैं कि तबाहियां कहाँ फेरनी है, कहाँ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करनी है। हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे हुक्मरानों की शक्ल में कहीं दुश्मन मुल्क के लोग तो मुसल्लत नहीं हो गए, क्योंकि जो हम अपने मुल्क के दुश्मनों से एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारी हुकूमत हम पर वो इक़दाम कर रही है। तो किसको हम अपना कहें, किसको दुश्मन कहें? तो सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जैसे हम जो अताब भुगत रहे हैं वो हम पर मुसल्लत किया गया दानिस्ता तौर पर। ये कोई अचानक नहीं, एक सोची समझी कोई प्लानिंग नजर आती है कि किस तरह मुआशरे को बर्बाद करना है, किस तरह तिजारत को ज़बू हाली का शिकार करना है और किस तरह इस मुल्क की खुशहाली को खत्म करना है। सही। ये हर इक़दाम में गिन गिन के बता सकता हूँ कि किए जा रहे हैं। साहब, जब ये हाईएस्ट लेवल पर भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, अगर वजीरों के पास भी ये इस पर गौर करने के लिए वक्त नहीं है, तो फिर मसले का हल फिर कहाँ से निकलेगा? फिर आपकी हिकमत अमली क्या होगी? फिर क्या इसी तरह घंटों के हिसाब से मार्केट्स बंद होती रहेंगी? उससे भी एक आम सारिफी मुश्किल का शिकार होगा। देखिए, इसी सतह से इसी लेवल से आप माजी में जाके देखें जिन ममालिक में इस तरह के मसाइल आए, यहीं से अनारकी उभरती है, यहीं से सिविल नाफरमानी का आगाज होता है, यहीं से बगावत फूटती है और फिर किसी को कुछ चारा नहीं होता कि उसको रोक सके। मैं हैरान होता हूं कि ये क्यों नहीं डरते कि ऐसा होने जा रहा है, इन्हें क्यों फिक्र नहीं है। उसकी एक वजह भी सुन ले जो मैं समझता हूं कि शायद इन सब के ठिकाने मुल्क से बाहर हैं। ये तो भाग जाएंगे, लेकिन जब लोग उठेंगे सड़कों पे फिर वो एक दूसरे की, आपको पता है कि जब कभी भी जैसे बेनजीर के असैसिनेशन में क्या हुआ, उसके बाद 12 मई में कराची में क्या हुआ कि लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे को लूटा, एक दूसरे पे हमले किए, एक दूसरे पे तशद्दुद किया। फिर इस हालत में कानून भी बेबस नजर आता है, कभी भी हमने देखा थे कहीं। ठीक है अतीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ इस प्लेटफॉर्म के नतीजे तक जाएगी और वो कम से कम इस मामले पर कुछ गौर करना पसंद फरमाएंगे। अब एक और बड़ा अहम मामला और स्टेट बैंक की जानिब से अभी बताया जा रहा है कि नए करेंसी नोट्स को मार्केट में लॉन्च करना है। ये कब तक मुमकिन हो सकेगा और क्या इसके भी कोई मनफी असरात या कोई डेडलाइन ऐसी दी जाएगी कि फिर लोग एक क्योस का शिकार हो जाएं, लोग परेशानी के आलम में। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, वो इस बारे में मज़ीद अपडेट हमें बताएंगे। जी कफील, बताइएगा क्या खबरें सामने आ रही हैं स्टेट बैंक से इस हवाले से? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में जो सेनेटरी क़यामत कमेटी पर एक ख़जाना है उसमें इजलास से जो है वो सलीम मांडवी वाले ज़ेर सदारत हुआ था और उसमें गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने जो है बाकायदा ब्रीफिंग की है कि जो नए करेंसी नोट्स हैं उस पर काम जारी है और दिसंबर यानी इस साल के आखिर तक जो है वो नए करेंसी नोट्स जो है वो मुतारिफ कराए जाने के जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं। और इसमें खुसूसी तौर पर ये बताया गया है कि करेंसी नोट्स उसमें जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं उनको जो है वो इंतहाई अहमियत दी गई है और उसमें जो है वो रखे जाएंगे फीचर्स का खासी इंपॉर्टेंस जो है वो रखी गई है। दूसरी एक अहम चीज़ ये है, और कफील इस पूरे प्लानिंग पर खर्चा कितना आएगा इस पूरे अमल में, ये भी मुख्तसरन बता दीजिएगा। देखें, जिसमें अभी जो अगर मैं आपको बताऊं कि जनवरी 2024 के अंदर जब एक ब्रीफिंग हुई थी उसमें गवर्नर स्टेट बैंक ने हमें बताया था कि जो नए करेंसी नोट्स हैं और उसमें प्लास्टिक के नोट भी जो है वो मुतारिफ कराए जाएंगे। तो ये उनको ये काम है जो अब अमल में आ रहा था। हम जो जहाँ तक आपने उसकी बात की तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए तखमीन वो ठीक ठाक जो है वो लगाएंगे। अच्छा। उन्होंने कोई जो नंबर देने से गुरेज किया। ठीक है, चले आने वाले दिनों में मजीद बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। कफील अहमद हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।